नमस्कार विद्वान साथियों। काफ़ी विद्वान मित्रों के कॉल आ रहे हैं कि इंटरव्यू को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, या क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे क्या इंटरव्यू रहा, इसके संदर्भ में काफ़ी विद्वान मित्र कॉल कर रहे हैं। तो अभी मैं आरपीएससी से अजमेर जंक्शन पहुंचा हूं, इवनिंग तक घर पहुंच पाऊंगा। बाकी जो मित्र जानना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 9 बजे का मेरा इंटरव्यू का टाइम था, मैं 8:30 के समथिंग आरपीएससी पहुंच गया था। जाते हमें वहाँ बिठाया गया, जो चेयर लगी हुई रहती है, और उसके पश्चात जैसे बैंक डिपॉजिट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की गई। इसके पश्चात जितने भी इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स थे उनको ऊपर ले जाया गया लाइब्रेरी में, और वहाँ सभी की डीवी हुई है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात जैसे मेरा बोर्ड नंबर 1 में मैं सेकंड कैंडिडेट था, या मेरा सेकंड नंबर था इंटरव्यू में, तो दो अभ्यर्थियों को एक साथ भेजा जाता है इंटरव्यू के लिए। तो हमें जैसे इंटरव्यू के लिए भेजा गया, और हमारा जो बोर्ड था वो चेयरमैन साहब खुद थे बोर्ड में। बोर्ड नंबर 1 था, संजय कुमार श्रोत्रिय जी का बोर्ड था। तो उनके द्वारा सबसे पहले मैं जैसे ही परमिशन लेकर अंदर गया, जाकर चेयर के पास में खड़ा हो गया, तो उन्होंने बैठने के लिए कहा, तो मैं चेयर पे बैठा। उसके पश्चात उन्होंने जनरली सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था वो यही किया था कि आप राजस्थानी भाषा के कुछ लेखकों के नाम बताइए। तो मेरे ज़्यादा तो ध्यान में नहीं थे। एक अपने कोई सीकर के लेखक है ताराचंद जी, वो राजस्थानी भाषा के लेखक है, तो मैंने उनका नाम बताया। उसके बाद बोले कि और भी बताओ, तो मैंने कहा सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मेरे को एक ही पता है। उसके पश्चात उन्होंने पूछा कि एक पहेली पिक्चर आई थी, आपने देखी क्या? मैंने कहा सर मैंने नहीं देखी। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि एक विजयदान देथा जी की कृति है, तो मैंने कहा हाँ सर ये राजस्थानी भाषा से संबंधित है, लेकिन कृति को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा कौन सी कृति है। उसके पश्चात उन्होंने पूछा कि आरबीआई के द्वारा एक कोई 40 थ्यूज के नाम से, 40 चोर के नाम से कोई एक बुक प्रकाशित की गई है, वो किससे संबंधित है? तो मैंने कहा सर मैंने रीड नहीं की। तो बोले कि आप अपने अंदाज से बताओ देखिए किससे संबंधित है। तो मैंने कहा कि अपन थोड़े बहुत यदि इधर उधर भी बताते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही मौका है कि अपन अपनी इंटरव्यू को नई दशा और दिशा दें। तो मैंने तुरंत ही उसको एनपीए से लिंक कर दिया, क्योंकि मुझे एनपीए पर ही बोलना था। तो मैंने कहा सर आरबीआई में एनपीए लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें करप्शन के कारण लोन दे दिए जाते हैं, फिर रिकवर नहीं हो पाते हो, तो हो सकता है करप्शन और एनपीए पर हो। बोले कि हाँ करप्शन पर है, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और कई प्रकार के मतलब बैंकों में गबन होते हैं, तो उससे संबंधित है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने एनपीए का नाम लिया, एनपीए के बारे में आप क्या जानते हो? तो मैंने कहा एनपीए नेट प्रोसेस्ड असिस्ट होती है। बोले कि ये क्या होती है? तो मैंने कहा कि जब जो भी है एनपीए की, हालांकि मैं आंसर बताऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अपना वीडियो, तो मैंने एनपीए के बारे में उनको बता दिया। उसके बाद में एनपीए के बारे में मैंने बताया, तो मुझे आगे इसके पश्चात मतलब आरबीआई के बारे में बोलना था, तो मैंने एक पॉइंट एक ऐसा लिया कि उसमें आरबीआई आई। तो फिर आरबीआई को ड्रॉप करते हुए जो अपने श्रोत्रिय जी थे उन्होंने कहा कि आपके सिलेबस में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से एक टॉपिक है। मैंने कहा सर हाँ है, हमारे सिलेबस में है। तो बोले कि आप क्या जानते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में? तो मैंने जनरल सा बताया। तो उन्होंने कहा कि आप बोर्ड पे पढ़ाइए मेरे को ये टॉपिक, हम बोर्ड पे पढ़वाना चाहते हैं आपसे। तो मैं बोर्ड पे पढ़ाने लगा। मेरी अच्छी तैयारी थी कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर। तो इसके जो 3 स्तर है, 1904 का जो एक्ट बना हुआ है, इसकी स्थापना वगैरह है, केंद्रीय सहकारी बैंक है और राज्य सहकारी बैंक 1953 में स्थापना हुई, ये लेकर कम्प्लीटली मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग 6-7 मिनट उन्होंने पढ़वा लिया। उन्होंने पूछा कि इसमें कोई एक्ट बना है, इसका क्या काम होता है, किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, ये वो 2-3 प्रश्न उन्होंने 20-20 में से पूछे। मैंने उनके रिप्लाई दे दिए। बाकी मैंने एकदम बहुत ही एक जैसे शानदार लहजे में मैंने उनको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिया, मतलब कुल मिलाकर। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा पढ़ाया आपने, आप बैठिए। तो बैठने के पश्चात उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, वो भी कोई कोऑपरेटिव से संबंधित ही था, लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी यूनिक था, मतलब मैंने कभी सुना नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप आरबीआई के बारे में क्या जानते? तो मैंने थोड़ा सा बताया। उसके पश्चात जो बोले कि अब आप इसके बाद में आपसे मैम पूछेंगी। तो मैम ने मेरे से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बस्टिंग और नेट प्रोसेस्ड इनके बारे में क्वेश्चन पूछे उन्होंने मेरे से, और भी एफ में 1-2 क्वेश्चन पूछे, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। उसके पश्चात एक
जो अदर एक्सपर्ट थे वो सर थे, उन्होंने पूछा मेरे से आरबीआई के बारे में। बोले कि सीआरआर क्या होता है, वर्तमान में सीआरआर कितना है, आप सीआरआर के बारे में क्या जानते हैं, सीआरआर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर वो बैंक रेट पर आ गए कि बैंक रेट क्या है, कितनी है। उसके पश्चात उन्होंने मेरे से पूछा रिवर्स रेपो रेट के बारे में कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। उसके पश्चात उन्होंने पूछा मेरे से एमएसएफ के बारे में। और फिर उनका एक क्वेश्चन था कि नाबार्ड क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने बता दिया नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप नाबार्ड को रेगुलेट कौन करता है। बोले कि नाबार्ड, आपने बताया अभी पढ़ाते टाइम कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नाबार्ड रेगुलेट करता है, तो नाबार्ड को भी तो कोई ना कोई रेगुलेट करता होगा, ऐसी कोई अथॉरिटी होगी। मैंने कहा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोले फिर आरबीआई क्या करता है। मैंने कहा सर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा बाजार को, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और डायरेक्टली नाबार्ड को तो रेगुलेट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये भी एक मनी मार्केट का पार्ट है। तो नाबार्ड डेफिनेटली, सॉरी आरबीआई डेफिनेटली नाबार्ड को भी रेगुलेट करता है। उसके पश्चात उन्होंने नाबार्ड के कार्य पूछे और फिर कहा कि आप जो अर्बन बैंक है और जो कॉमर्शियल बैंक है, इनमें आप डिफरेंस बताइए हमें। तो फिर मैंने उसमें जो भी डिफरेंस थे वो मैंने उनको बता दिए। इस तरीके से करके मेरा जो इंटरव्यू है लगभग 15 से 18 मिनट तक चला। और उन्होंने जो बोर्ड पे पढ़वाया वो मेरे से समथिंग 6 से 7 मिनट तक मैंने बोर्ड पे पढ़ाया। अब मेरी तरफ से इंटरव्यू समथिंग एवरेज टू हाई है, बाकी आप और जैसे मैंने रिप्लाई दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं कि किस तरह का क्या इंटरव्यू रहा। बाकी EFM में कल 9 तारीख तक लास्ट अपना इंटरव्यू है। बाकी इसके अलावा जितने भी BADM से प्रिपरेशन करने वाले जो भी मेरे विद्वान मित्र हैं, आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।